सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहूँगी। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कल बजट पेश करने जा रही है। कोरोना की सूरत हाल है, तकरीबन पूरी दुनिया की जो मईशतें हैं वो इस वक्त ज़बू हाल का शिकार हैं। हम लोग तो वैसे एक ज़ाहिर एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे थे कि कोरोना वायरस आया और मईशत मज़ीद जो है वो कमज़ोर हो गई है। अब इस गिरती हुई मईशत को उभारना कैसे हुकूमत ने नए बजट में आवाम के लिए अच्छी चीज़ें क्या होंगी। अब से कुछ देर पहले मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख ने गुफ्तगू की, न्यूज़ ब्रीफिंग दी। मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको पहले बता देती हूँ और उसी पर हम आज गुफ्तगू भी करेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र ये फैसला हमने किया है। कोरोना से जीडीपी को 3000 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इस दफ़ा जीडीपी ग्रोथ जो है वो 0.4% है। गुज़िश्ता हुकूमत के 5 साल में बरामदात उन्होंने कहा 0% बढ़ी। डॉलर को सस्ता रखा पिछली हुकूमत ने, जिसकी वजह से दरामदात बरामदात से दुगनी हो गई। उन्होंने कहा कि माजी में ग्रोथ जो थी वो कर्ज लेकर हासिल की गई और साथ ही साथ उन्होंने अपनी हुकूमत की बात करी तो उन्होंने कहा खसारे में 73% कमी की गई। पूरा साल स्टेट बैंक से कोई कर्ज नहीं लिया गया। माजी के कर्जों की मद में 5000 अरब रुपए वापस किए और आइंदा साल हम 3000 अरब रुपए वापस करेंगे। उन्होंने कहा जो भी कर्जा लिया हमने वो पिछले कर्जे वापस करने के लिए हम लोगों ने लिया। अभी इक़्तिसादी बहरान के बारे में उन्होंने कहा कि जो हमें मिला है वो विरसे में मिला है। तो अब ये सूरत हाल है। ये मोटी मोटी चीज़ें थी और बाकी चीज़ें मैं वक्तन फ़वक्तन जब सवालात करूँगी तो आपके सामने आते रहें। और उन्होंने कहा कि ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो 18.5 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। मुआशी शरह नमू मनफी 4% रही। खदमात की शोबे की ग्रोथ भी मनफी रही। सनती शोबे की ग्रोथ मनफी 2.64% रही। ट्रांसपोर्ट के शोबे की ग्रोथ मनफी 7.1% रही। ज़रई शोबे की ग्रोथ 2.67% रही। 280 रुपये की किसानों को उन्होंने कहा कि गंदम हमने किसानों से ख़रीदी है। छोटे कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ दिया और 3 माह का जो बिजली का बिल था उसमें हमने उनको रिलीफ दिया। कोरोना वायरस के सबब उन्होंने कहा कि 50 अरब का बजट जो था वो ज़राअत के शोबे के लिए हमने मुख्तस किया। मवासलात के शोबे की उन्होंने बात की जिसकी ग्रोथ भी मनफी रही है। तो ये है थोड़ी थोड़ी चीज़ें। ज़ाहिर है वो एक बहुत ही एक पूरा डॉक्यूमेंट है और उस पर हम बात करते रहेंगे। गुलाम मुर्तज़ा ब्यूरो हेड ज्वाइन कर चुके हैं। मुर्तज़ा बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद याकूब शेख साहब, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो याकूब साहब, आपकी परमिशन से मैं ज़रा मुर्तज़ा से पहले बात करना चाहूँगी। मुर्तज़ा, ये वो चीज़ें हैं जो कि आज हमें अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने बताई और ये कहा कि ये चीज़ें हैं और इसी पर हम बजट बनाने जा रहे हैं। एक आसान सा क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी क्योंकि जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं वो मैं इकोनॉमिस्ट से करूँगी। ये बजट आवाम के लिए कितना अच्छा साबित हो सकता है? ये तो सवाल हम हर बजट में करते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें क्या हैं मोटी मोटी इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सुमिया। ये जो इक़्तिसादी सर्वे अभी जारी हुआ है, मैं सिर्फ एक कमेंट इसके ऊपर करना चाहूँगा। ये कारकर्दगी होती है किसी भी गवर्नमेंट की कि पूरा साल उन्होंने क्या किया है। हमारी जो जीडीपी है -0.4% पे आ गई है, जो कि 2018 में 5.4% थी। जीडीपी हमारा 5.4% था 2018 में, जो 2 सालों में गिर के -0.4% पे आ चुका है। इससे आप इकॉनमी की तमाम चीज़ों की, आप गवर्नेंस की, आपकी शरह नमू हर शोबे की, ज़राअत, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, आपकी छोटी फसलें, आपकी बड़ी फसलें, इवन के सुई से लेके जहाज़ तक आपने जो बनाया, जो गनवाया, वो इस चीज़ का एक आईना होता है इक़्तिसादी सर्वे। आज इक़्तिसादी सर्वे में ये बात बता दी गई है कि 0.4% हमारी जीडीपी की शरह नमू रह गई, यानी कि माइनस में चली गई है। 5.2 साल में हमने ख़त्म कर दिए हैं। तो इकॉनमी, मेरा सवाल सिंपल सब दोस्तों से ये होगा कि ये क्या जो इकॉनमी की ये हालत हुई है, उस वक्त गवर्नेंस ठीक थी जब 5.4%, हमें तो बताया गया कि जी वो लूट गए, खा गए, तबाही बर्बादी फेर दी और वो जनाब बहुत ज़्यादा मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे थे। ये तो
प्योरली आप लोगों की कारकर्दगी है। ये सवाल हफीज शेख साहब से मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद था, कोशिश की लेकिन मेरा सवाल उन्होंने ना लिया। तो मैं चाहता था कि ये पूछूं उनसे कि ये आपने किया क्या है मुल्क के साथ। और अगर आप कहते हैं कि कर्जे, तो कर्जे आपने 2 साल में इतने लिए हैं जितने गुज़िश्ता 5 साल में नहीं लिए गए थे। और वापसी आपसे ज़्यादा पिछली हुकूमतों ने वापस की है, आपने अभी उतने कर्जे वापस नहीं किए हैं। तो एक और डिफ़ॉल्ट की तरफ जो जाने की बात है, हमारा टोटल कर्ज़ों का हजम जो है वो 98% ऑफ द इकॉनमी तक पहुंच चुका है, जो कि 60% के ऊपर पूरी दुनिया के जो अदारे हैं, IFC है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, 60% से जब 62% से बढ़ता है तो वहाँ पे अलार्मिंग घंटियाँ बजनी शुरू हो जाती हैं। और इस वक्त हमारी हालत जो है वो 98% के ऊपर है। अगर खुदा न खासा कहीं डिप्लोमेटिकली कोई मसला हो जाए तो हमें इस बुनियाद पे कि 98% पे हम पहुंच चुके हैं, हमें किसी वक्त भी पूरी दुनिया के मुल्क डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। बहुत वर्स्ट सूरत हाल है। इस सूरत हाल में बजट क्या होगा, बजट को रिलीफ कैसा दिया जाएगा। ये एक और बात बताई गई कि हर एक प्रोजेक्शन के साथ लिखा हुआ है कोविड ने खराब कर दिया, कोविड ने खराब कर दिया। भाई कोविड तो पॉइंट टेकन मुर्तजा, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात कर दी है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, और आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी, शेख साहब से पूछूंगी। शेख साहब, कभी हम कहते हैं कि जी मईशत को खराब करने की जिम्मेदार पिछली हुकूमतें थीं, अब हमने मोर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया है जी कोविड-19 को कि कोविड-19 की वजह से हम ये नहीं हासिल कर सके, हम वो नहीं हासिल कर सके। तो इसका मतलब ये है कि जो कल बजट आने वाला है, जो हुकूमत पेश करने वाली है, ज़्यादा उम्मीदें ना लगाए आवाम, क्योंकि जो ऑलरेडी महंगाई बढ़ी हुई है उसमें इजाफा ही देखने में आएगा। सुमैया, थैंक यू। मैं जो सूरत हाल अभी मुर्तज़ा से बता रहे थे, इनकी कुछ बातों से मैं एग्री करूँगा और थोड़ा मैं इसमें गुजारिश ये भी करूँगा कि आप जितने भी आज आप गुनाह गिनवा रहे हैं, मेरे ख्याल में मुझे ये हक है कि मैं मुर्तज़ा साहब को ये चीज़ ज़रूर बावर कराऊँ कि आज जिस स्टेज के ऊपर हम खड़े हुए हैं, इसमें आप हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम चीज़ों को ठीक क्यों नहीं कर सके। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करूँगा जी, कि क्या हमारी ये बस नहीं है एज अ नेशन, एज अ स्टेट, कि आज तक यानी इस वक्त कंट्री की एज 74 ईयर्स हो गई हुई है और हमने इस 74 ईयर्स में अपनी इकनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर कभी भी ना पिछले अदवार में ना आज तक ये काम किया कि हम इसको उस हद तक लेके जाएं कि एक सस्टेनेबिलिटी आ जाए, जिसमें रोज़गार फराम हो सके, जिसमें इंडस्ट्री हो सके, जिसमें लोगों को एक माश का ज़रिया मिल सके। और वो होता है हमेशा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से और एक्सपोर्ट जनरेशन से। जो एक्सपोर्ट जनरेशन आपने नहीं की पिछले 3 दहाइयों की, तो मैं आपको कसम करके कह सकता हूँ आप लोगों ने क्या किया इसके लिए? $1 बिलियन से पहले आप लोगों ने क्या किया 2 साल में इसके लिए? मैं वही कर रहा हूँ जी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने आप को बरीउज़ ज़िम्मा नहीं समझ रहा, मैं कभी भी अपने आप को बरीउज़ ज़िम्मा नहीं समझता। लेकिन मैं मुर्तज़ा साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि देखें, जिम्मेदार एज ए नेशन हम शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, हम आते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुर्तज़ा साहब, ज़ाहिर हुकूमत बता रही है, अब्दुल हफीज़ शेख साहब बता रहे हैं कि हमें जो ज़्यादा अब नुकसान पहुंचा रहा है वो कोविड-19 पहुंचा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो हमें इक़्तिसादी बहरान मिला है जनाब, ये विरसे में मिला है, हमने 73% कमी की है, उसके बावजूद जो हमने कर्ज़े लिए हैं वो पिछले कर्ज़े उतारने के लिए लिए हैं। तो सीधी मोटी मोटी बातें ये हैं कि जो भी कुछ खराबा किया है वो पिछली हुकूमतों ने और बाकी खराबा किया है कोविड-19 ने। तो ऑपोजिशन का इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखें जी, ये उनकी अपनी एक फिलॉसफी है, उस पर तो मैं कोई बात नहीं करूंगा। मेरे लिए वो बड़े काबिल एहतराम और मोहतरम है, उनकी राय भी जो है वो भी बड़ी मोहतरम है। मेरी गुजारिश सिर्फ उनसे ये है कि ऑपोजिशन में नहीं बताना कि उन्होंने क्या किया है या क्या नहीं लिया। ये कह रहे हैं कि साबका हुकूमतों के कर्जे हमने उतारे हैं। ये एग्जैक्ट फिगर अगर उन साबका कर्जों की बता दें और जितने लिए हैं वो एग्जैक्ट फिगर बता दें, और जितना उन्होंने कर्जा लिया है वो एग्जैक्ट फिगर बता दें, ये तीनों चीजें आपके प्रोग्राम में यहाँ अगर बैठ के ये बता दें जी, तो फिर उसके बाद हम उस पर गुफ्तगू कर लेंगे। बिल्कुल सही। गुजारिश ये है, जो कोविड का जो बात है ना,
कोविड-19 कोई एक पाकिस्तान में नहीं आया, पूरी दुनिया में आया है। राइट। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जिसमें कुछ भी नहीं किया गया। मार्क्सवादी सिंध हुकूमत के पाकिस्तान में कुछ भी नहीं किया गया। हमें बिल्कुल जो है वो कोविड के गैनो करम पे क्या किया है सिंध हुकूमत ने मुर्तजा साहब? मैं आपको काटना नहीं चाह रही थी, लेकिन आप मुझे बताएं सिंध हुकूमत ने क्या किया है? सिंध हुकूमत ने क्या किया है? मैं कह रहा कुछ नहीं किया होगा जी, मेरी ये बहस नहीं है। कोविड आपको पता है ये एक वबा है। वबा जो है वो सूबाई मसला नहीं होता, वो कौमी और फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। फेडरल गवर्नमेंट को करना चाहिए था। प्रोविंसेस ने जो कुछ किया है वो आपके सामने है। मैं तो देखे पंजाब से हूँ, मैं पंजाब की बात जरूर कर सकता हूँ। सिंध की तो एक मैंने मिसाल आपको दी है। आप समझते हैं कुछ नहीं किया तो वो सिंध वाले जाने और आप जाने। बिल्कुल सही। मेरी बात चलें, जो आपने असल बात पूछी है ना कि ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दे दें। सूबाई में कुछ भी नहीं। राइट, फैक्ट्स एंड फिगर्स हुकूमत दे देगी कितना कर्जा लिया है, फिर बात करते हैं। तो बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है। मैं शेख साहब से पूछ लेती हूँ। शेख साहब, ऑपोजिशन मांग रही है, क्या है फैक्ट्स एंड फिगर्स? कितना कर्जा आप लोग ले चुके हैं, बता दें जरा, कहाँ खड़ा है मुल्क? जो पोजीशन है इस वक्त कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ। मैं ये भी आपसे अर्ज़ करूँ कि जो हमने कर्जे लिए थे, जो आपने अपने इंटरव्यू में बताया, आपकी इकोनॉमी के जो साइज़ है, आपका जीडीपी का साइज़ ऑलमोस्ट अराउंड 5000 बिलियन रुपीज़ है। और तो उसमें आपने जो सबसे मेन जो दो चीज़ें होती हैं वो आपकी एक तो डेट सर्विसिंग वो आपने करनी होती है, और वो एक फैक्ट है। आप खुद बता रही थी कि जो हमने कर्ज लिए हैं वो यकीन हमने जो बाहर जो वर्ल्ड बैंक है, जो जिन भी लैंडिंग एजेंसी से हमने जो हमने कर्ज लिया था इस इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, अपनी जो गवर्नमेंट के हमारा जो 1.5 साल वो इसी में हमारा निकल गया कि हम उसको मैनेज करते करते हम कि उनका जो कर्ज था, उनकी जो सूद थी और उसमें कुछ पार्ट ऑफ जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी। आपने अभी तक फिगर नहीं दिया कितना कर्जा लिया है अब तक 2 साल में? शेख साहब, चलिए शेख साहब से पूछती हूँ। अराउंड $10 बिलियन हमने लास्ट ईयर के $10 बिलियन। जी जी सर। मेरा शायद वो क्वेश्चन नहीं समझ सके। हाँ जी, वो मुझे यही लग रहा है। कहा है कि हमें जो विरासत में मिला, जो हमने साबका हुकूमतों के कर्जे लिए वो इतने थे, हमने जो अदा किए वो इतने हैं, और हमने जो कर्ज वो अदा करने के लिए लिया है वो इतना लिया है। ये 3 चीजें उन्होंने बतानी है, एग्जैक्ट फिगर बता दें। मैं यही पूछना चाह रही हूँ मुर्तजा साहब, मैं यही पूछना चाह रही हूँ। रटी रटाई बात लेके शेख साहब वाकई बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हसन साहब, हम भी सुन चुके हैं ये बात। इस तरह बात नहीं चलनी। 3 साल हो गए होने को है, ये तीसरा बजट। मैं सवाल पूछ लेती हूँ ना हसन साहब, सवाल मैं पूछ लेती हूँ। शेख साहब बता दें, आप लोगों ने कितना कर्जा लिया, एग्जैक्ट फिगर बता दें, फिर हम गुफ्तगू करते हैं। देखिए, हमारा जो एग्जैक्ट जो फिगर है अराउंड $6 बिलियन के जो हमने लिए हैं, बट उसमें जो रियल वो है वो अराउंड $3.8 बिलियन जो हमने लिए हैं। जो IMF और जो ADP से हमने जो फिगर्स हमने वो किए हैं वो हैं। तो हमारी जो गवर्नमेंट ने वो किया है, जो मिनिमम रेस्ट्रेंट के साथ हम गए कि हम ये नहीं चाहते कि फर्दर बर्डन हमारा कर्ज़ों का हो, क्योंकि हमारे लिए अजाब ही इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर ये कर्ज़ों की सूद, कर्ज़ों की जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसको रिटर्न करने का है। आप बिलीव करेंगे कि आपको एटलीस्ट अराउंड 36% आपकी डेट सर्विसिंग में। ठीक है, ठीक है। शेख साहब की आवाज़ का मसला भी जरा हल करवाएं। मैं जरा मुर्तजा से बात कर लूं। कर सकता हूँ जी हसन साहब, चलें आप पहले। जी बिल्कुल, अर्ज कीजिएगा सर। मेरी गुजारिश ये है, शेख साहब जो बात कर रहे हैं वो वही रटी रटाई बात, वही एक चीज मुराद सईद वाली कि हम आएंगे, एक दिन इमरान खान आएगी, 200 अरब लाएगी, 100 अरब कौम के मुंह पे मारेगी, 100 अरब बाकी दुनिया के मुंह पर मारेगी, मैशत खड़ी हो। ये वो तकरीरें हैं। अब तकरीरों का वक्त नहीं है। एक्चुअली इन्होंने जो अपने अहदाफ थे, जो अपनी रिकवरीज थी, वो पूरी नहीं पिछले साल ये कर सके हैं, ना ही इस साल ये कर सके हैं। अच्छा, इंटेंशन किसकी होती है? देखें, क्योंकि देखें ये हफीज शेख साहब तो आपके ही भी दौर हुकूमत में रहे हैं, तो ये इंटेंशन किसकी होती है? अब्दुल हफीज शेख साहब की कारकर्दगी आप लोगों के लिए कैसी थी, फिर वो जो यहाँ पर कारकर्दगी दिखा रहे हैं वो कैसी है? तो इंटेंशन किसकी खराब होती है, किसकी ठीक होती है? देखिए जी, ये तो अब्दुल हफीज शेख साहब जो है ये
पहले कहते थे कि जरदारी साहब की पॉलिसीज ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। यही अब्दुल हफीज शेख साहब थे जो जरदारी साहब के वजीर खजाना थे। अब जब इनकी हुकूमत आई तो इन्होंने भी रैंक पे वही बंदा ले लिया। अब इन्होंने उनकी जो आसिफ अली जरदारी साहब की पॉलिसीज थी, प्रेसिडेंट साहब की, इन्होंने उन्हीं पॉलिसीज को फॉलो किया। या तो ये मान लें कि हम उन्हीं के फॉलोअर हैं, या फिर ये हमारा अपना फेलियर है। अच्छा, छोटा सा सवाल पे मुर्तजा की जानिब जाऊंगी। बैड चॉइस है, गलत फॉलो किया जरदारी साहब के दौर के, इनके पास मौजूद थी। अच्छा, कहाँ गई वो इनके इकोनॉमिस्ट जो थे, वो किधर गायब हो गए? अच्छा चलें, अगर इनको ले लिया, अब्दुल हफीज शेख साहब को ले लिया, तो क्या बैड चॉइस है, गलत फैसला किया? हसन साहब, गलत फैसला था हुकूमत का अब्दुल हफीज शेख साहब को लेना? ये जवाब सुमैया उन्होंने देना है, ये मैंने तो नहीं देना। नहीं, मैं तो आपकी बात कह रहा हूँ कि ये वो माने कि हमने गलत फैसला किया अब्दुल हफीज शेख को लेने वाला, या हमने दुरुस्त फैसला। सही है, पॉइंट टेकन। अगर दुरुस्त किया है तो फिर उन्होंने जरदारी साहब की पॉलिसीज फॉलो की है। अगर उन्होंने गलत फैसला किया है तो फिर अपनी गलत कह के जान छुड़वाएं, माफी मांगे कौम से और कोई नया बंदा ले आए। चले ठीक है, ये पॉइंट है आपका। मुर्तजा, मुझे जो बता रहे हैं शेख साहब, और जाहिर है हमारे पास भी फिगर्स हैं, 6 बिलियन 3.8 बिलियन डॉलर कहते हैं कि जी वो हमने असल लिया है। कितना कर्जा? आपने कहा 98% इकोनॉमी का कर्जा ये ले चुके हैं। 62 भी होता है तो खतरे की घंटियां बज जाती हैं। मुझे नहीं लगता कोई खतरे की घंटियां सुनाई दे रही हैं। शेख साहब मुर्तजा सवाल किया है। जी मुर्तजा, जिस तरह से ये कर्ज लिए गए हैं, बिल्कुल आप इसको सूरत हाल को इस वक्त बड़ी वस्त सूरत हाल है। इसको जो इकानमी समझने वाले या हमारे जैसे तालिब इल्म है वो तो सिर्फ एक हद तक इसके ऊपर बता सकते हैं। जो एक्चुअल हमारी इकानमी के प्रोफेसर्स हैं, जो समझते हैं चीज़ों को, उनको पता है कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल क्या है। और क्योंकि किसी जगह पे कोई डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आ रही है, किसी जगह पे किसी भी सेक्टर में हमें ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। और सबसे अहम बात, एक जुमला जिसमें ये तमाम कारकर्दगी समोई हुई है कि गुज़िश्ता 60 साल में पाकिस्तान की शरह नमू माइनस में नहीं गई थी। रवां साल -0.4% ये है हमारी शरह नमू। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 60 साल में ये नहीं हुआ था जो अभी माशाल्लाह कर दिखाया गया है। और आंदा आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी। ये जो बार बार कोविड की बात की जा रही थी, कोविड का भी एक जुमला सुन लें कि कोविड में आपने बताया कि हमने तकरीबन 1200 से 1300 अरब रुपया जो है वो खर्च किया है। आपके जो IMF के फिगर्स हैं वो बताते हैं कि आपने सिर्फ 550 बिलियन रुपया जो है उस पर खर्च किया है। ये 650-700 अरब रुपया कहाँ गया ये इस हवाले से? तो वो फिगर जो इकनॉमिक सर्वे में हैं, इनके अपने दूसरे जो फिगर्स हैं उनसे टैली नहीं कर रहे। और उसके साथ साथ आने वाला जो वक्त है, मैं ये अर्ज करूँ कि आने वाला वक्त इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुदा न खासा ये खराबी का वक्त आ रहा है। और फिर ये हुकूमत किसको इल्जाम देगी? यही बात है कि आगे आने वाला अब ये इल्जाम किसी को नहीं दिया जा सकता। ये नहीं होगा कि अब ये इल्जाम किसी को दिया जा सकेगा, क्योंकि ये कारकर्दगी हमेशा जो होती है उस मौजूदा गवर्नमेंट की होती है। आप पिछली गवर्नमेंट्स को उस वक्त तक मतून करार देते हैं जब आप टेक ओवर करते हैं, आपकी हुकूमत आती है। वो वक्त गुजर गया। अब ये वक्त ये है कि आप अपने एक फिगर जिसमें फसलें भी हैं, जिसमें आपकी बिल्कुल सही मुर्तजा पॉइंट, लेकिन सर्विस सेक्टर भी है, टैक्सेशन भी है। राइट, बिल्कुल सही। ये बता दें जरा मुझे शेख साहब, याकूब शेख साहब, ये बाकी चीज़ें आपने मुझे बता दी कि भाई ये ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ, और हमने इतना कर्जा लिया था लेकिन असल कर्जा इतना था। चले हम इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं। टैक्स वसूलियों का हदफ आप लोगों ने IMF के साथ मिलकर खुद डिसाइड किया। आपने कहा कि जी बिल्कुल हम 4700 अरब रुपए तक कर लेंगे, और आप लोग नहीं कर पाए। और अब आप लोगों ने कह दिया कि कोरोना ने करने नहीं दिया। आप मुझे बताएं, मैं अपनी बात करूं, मैं तो टैक्स देती हूं और हर आम आदमी टैक्स देता है। कौन टैक्स नहीं देता? जिन्होंने कभी नहीं दिया उनसे आपने टैक्स वसूल क्यों नहीं किया? क्या आप ये कर नहीं सकते थे, या फिर ये आपकी इस्तात नहीं थी? कोरोना को तो आप इल्ज़ाम नहीं दे सकते इस चीज़ का।
मैं मुर्तज़ा साहब जो हमारे तजज़ियाकार बैठे हुए हैं, मैं इनकी पहले बात का जवाब दूंगा। अच्छा, देखिए, हमने इस जो भी सूरत हाल है इसको हमने चैलेंज के तौर पे लिया हुआ है गवर्नमेंट ने, और हम ही इन चीज़ों को ठीक करेंगे, हम इससे भाग नहीं रहे। हाँ, अलबत्ता मैं थोड़ा सा इनकी फिगर से एग्री नहीं करता, जैसे ये कह रहे हैं कि 98% हमारी GDP का जो है वो उसमें कर्ज़ों में जाएगा, ऐसी चीज़ नहीं है। इसकी फिगर्स सीधी सादी हैं और वो ये है कि अराउंड 5700 की हमारी इकोनॉमी की जो साइज़ थी वो है, जिसमें से डेट सर्विस की मद में ही जो एस्केलेशन ऑफ जो डॉलर जो प्राइस हुई है उसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, वो पहले अगर 2000 बिलियन था तो अब वो 2700 2600 बिलियन पर चला गया। फिर आपकी जो आपका जो डिफेंस एक्सपेंडिचर जिसको आप जो अनअवॉइडेबल है आपके सर्कमस्टांसिस में जो कुछ हो रहा है, जिसमें आपकी जो डिफेंस बजट है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो आपका अराउंड 2000 बिलियन है। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है कि जो रिकवरी की सूरत हाल है वो बेशक मैं इस बात से, देखिए कोई भी दुनिया में ये इससे इनकारी नहीं है कि कोविड की वजह से जो इकोनॉमिक्स स्लगिश हुई है, जो सर मेरा सवाल काउंटडाउन शुरू हुई है, सर मेरा सवाल रह गया, मुझे ब्रेक लेनी है। वो ना सिर्फ शेख साहब, मेरा सवाल रह गया, मैं आपसे आके लूंगी। सर मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पूछेंगे कि एक आम आदमी टैक्स देता है, जो टैक्स नहीं देता, हुकूमत उस टैक्स क्यों नहीं ले पा रही और इसका इल्जाम कोरोना को क्यों दे रही है। इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। बहुत ही मासूम और आसान सवाल मैंने शेख साहब से किया है और मैं चाहूँगी शेख साहब आप मेरा सवाल जो है वो ज़रूर कंसीडर करें और जवाब मुझे ज़रूर दीजिए कि ये जो आप लोगों का हदफ था जिसको आप लोग पूरा नहीं कर पाए, अब्दुल हफीज़ शेख साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल हम पूरा नहीं कर पाए और उसकी वजह यह है कि कोरोना है। चले मैं आपकी जानिब आती हूँ, लेकिन इकोनॉमिस्ट खुरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे मैं बड़ा टेक्निकल कुछ क्वेश्चन है वो कर लूँ। खुरम साहब बहुत शुक्रिया। अभी जो अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने ब्रीफिंग दी, उन्होंने कहा कि कोरोना से GDP को 3000 अरब का नुकसान हुआ और उन्होंने ये भी कहा कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन जो सूरत हाल है फ़िलहाल, जो उन्होंने बहुत ही मोटी मोटी चीज़ें बताई हैं, उससे ये लग रहा है कि आगे आने वाली सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। आपने गुफ्तगू सुनी होगी, आपने क्या अक्स किया है? जी देखें, बिल्कुल ये बात सही है कि इस वक्त टफ टाइम है और आगे भी टफ टाइम रहेगा, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में टफ टाइम चल रहा है और हम भी उसका एक हिस्सा हैं, तो डेफिनेटली आगे जाते हुए जो है हमें टफ टाइम मिलेगा। और GDP ग्रोथ यानी कि जो हमारी मईशी तरक्की की जो शरह है वो देखें इस साल जो नया साल शुरू हो रहा है जुलाई से, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है एक्सपेक्टेशंस नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि उसके लिए कुछ इकदाम ऐसे किए जाए जो पिछले साल रिपीट ना हो। मिसाल के तौर पे बिजनेसेस के लिए सपोर्ट दी जाए, उसमें टैक्सेस को कम किया जाए। बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो कि अनड्यू हैं, यानी ड्यू हैं और पिछले वो 7-8 सालों से चलते आ रहे हैं। सुपर टैक्स उसमें एक है, 4% एक्स्ट्रा टैक्स को लिया जाता है और बहुत सारे टैक्सेस है। इवन हमारे पूरे रीजन में हम इनकम टैक्स जो चार्ज करते हैं इंडिविजुअल से भी और कॉर्पोरेट सेक्टर से भी, वो भी बहुत ज्यादा हायर साइड पे। इंडिया में जो है वो 15 से 20% टैक्स कर दिए गए, हमारे यहाँ 29% है। तो देखें टैक्सेस की जो है ना एक तो कमी हो, यूटिलिटी कॉस्ट जो है, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, ये सब खुरम साहब ये कैसे हो? ये तो IMF के मुतालबात हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये तो IMF के मुतालबात हैं, हुकूमत कैसे इंप्लीमेंट करेगी इस पर? देखिए इस पर बहुत अच्छी बात यह है कि कोरोना एक अपॉर्चुनिटी भी है। ऐसा नहीं है कि कोरोना एक वबा तो है, हेल्थ क्राइसिस तो है, बट अपॉर्चुनिटी है इन द सेंस कि आपकी जो वीकनेसेस थी सारी वो उसने छुपा दी हैं और आपको इस वक्त ये मौका दिया जा रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस को सीधा करें। मिसाल के तौर पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑयल प्राइसेस देखिए कितनी गिर गई हैं, हमने अभी तक उसका फायदा नहीं लिया। ऑयल प्राइसेस का आपको मैं बताऊं तकरीबन कोई पूरे साल में $4 अरब का फायदा, यानी कि तकरीबन 500 अरब रुपए से ज्यादा का फायदा जो है गवर्नमेंट को, यानी कि मुल्क को इनफैक्ट होता है, होने भी जा रहा है, हो भी रहा है। हालांकि प्राइसेस वापस ऊपर आ गई हैं $40 पे, ये $10-11 पे चली गई थी। तो ये चीज है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट को कट मजीद करना चाहिए। उसकी वजह से गवर्नमेंट के अपने फाइनेंसेस, जो गवर्नमेंट के अपने लोन्स हैं, वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास ये स्पेस बनती है कि वो रिलीफ एफर्ट में पैसा लगा सके। उसके अलावा जो है आप ओवरऑल जो है जो SME सेक्टर है, छोटा सेक्टर, जैसे जो पूरी इकोनॉमी का 40% है और पूरी लेबर फोर्स, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त 2 करोड़ लोग अनएम्प्लॉय होने जा रहे हैं। लेबर फोर्स को सपोर्ट करने के लिए SME सेक्टर को सपोर्ट किया जाए, उनको इंसेंटिव दिया जाए, उनका टैक्स कम किया जाए। देखें इस वक्त इंसेंटिव ड्रिवन
अगर हम बजट देंगे और अपने जो है फाइनेंसेस को मैनेज करके, आपने आईएमएफ की बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आईएमएफ इस पर जो है हमारी तरफ इंक्लाइंड है कि आप करें, हम आपको पैसे देते हैं, क्योंकि उसको पता है कि इस वक्त जो है हालात बहुत खराब है इस वक्त। लेकिन वही बात जो आपने कहा कि अपॉर्चुनिटी है, हुकूमत उसको कैरी कैसे करेगी, ये बड़ा अहम सवाल है। आप मशवरा क्या देंगे? देखिए कैरी, मैं यही कह रहा हूँ ना कि आपके जो फाइनेंसेस हैं, उसके जो टैक्सेस हैं उनको कम करें, और जो आपको एड और ग्रांट और हर तरह से पैसा आ रहा है उसको चैनलाइज करें रिलीफ एफर्ट में, तो मेरे ख्याल में बेहतरी होगी। अच्छा, एक और चीज़, अभी आज जो बात की उन्होंने कहा 17% गुज़िश्ता साल से ज़्यादा हमने टैक्स वसूलियों का हदफ किया है, फिर भी वो हदफ हासिल नहीं कर पाए जो तय हुआ था, यानी कि 4700 अरब रुपए। अब अगर हुकूमत सिर्फ इसी चीज़ में लगी रहेगी तो फिर वो आपकी बात पर इम्प्लीमेंट कैसे करेगी? देखिए बात वही है ना कि टैक्सेस को कम करना पड़ेगा। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि टैक्सेस कम करेंगे तभी जाके जो है आपको ग्रोथ मिलेगी। देखिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है सर, अगर इन्वेस्टमेंट होगी, अगर प्राइवेट सेक्टर को आप सपोर्ट करेंगे टैक्सेस कम करने की सूरत में, यूटिलिटी कॉस्ट कम करने की सूरत में, इंटरेस्ट रेट कम करने की सूरत में, तो उनको ये मौका मिलेगा कि वो ज्यादा हायरिंग करें और अपनी चीजें इस सही से लोकली बनाएं। हम इम्पोर्ट ड्रिवन नहीं होंगे, इस वक्त दुनिया डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है, दुनिया अपना अपना सोच रही है इस वक्त, कोई एक दूसरे की तरफ, मेरे ख्याल में ट्रैवल शायद कम होगा और आपके ट्रेड कम होगा, ट्रेड खत्म हो जाएगा, ट्रेड कम हो सकता है, फाइनेंशियल आपके फ्लोज हो सकता है कम हो जाए, फिर टेक्नोलॉजी का फ्लो कम हो जाए। देखिए इस वक्त क्योंकि कोरोना ने हमें सेपरेट कर दिया है, तो ये पूरे ममालिक के लिए भी ऐसा ही होगा। तो हमें लोकल कैपेबिलिटी, लोकल चीजें, लोकल इन्वेस्टमेंट, हर चीज को सपोर्ट करना पड़ेगा। एक कड़वी गोली भी लेनी पड़ेगी, टैक्सेस कम हो तो हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से अगर आप बोरोइंग कर रहे हैं तो उसको यहाँ पे चैनलाइज करना पड़ेगा, रादर देन अपने 400-500 अरब की सिर्फ गवर्नमेंट को आप मैनेज करें। अच्छा, कल जो बजट आ रहा है, अब्दुल हफीज शेख साहब कहते हैं कोई नया टैक्स हम नहीं लगा रहे। कल का बजट आपको कैसा दिखाई देता है कोविड-19 की सूरत हाल के पेश नजर? देखिए मेरे ख्याल में कल के बजट का जो कहा तो जाता है कि नया बजट, नया टैक्स नहीं होगा। ये आप जो बजट आएगा उसमें वो कहते हैं ना डेविल लाइज इन द डिटेल, उसको पता चलेगा आपको कि एक्चुअली जो है नए टैक्सेस हैं या नहीं है। अपेरेंटली तो बात ये हो रही है, बट मेरे ख्याल में उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो फिर शायद बात हो, फिर आपको सही पता चलेगा कि टैक्सेस एक्चुअली कहाँ का लगे, ऐसे टैक्सेस ना लगे, क्योंकि टैक्स तो आपको जमा करना है, नहीं तो आपके पास पैसे नहीं होंगे खर्च करने के लिए। लेकिन वो जो कर्जे की बात बार बार की जा रही है, वैसे तो ये सियासी सवाल है, लेकिन मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ कि आप देखते हैं, आपको टेक्निकल चीज़ों का पता है। ये कहा जा रहा है कि हमने पिछले कर्जे उतारने के लिए नया कर्जा लिया और अभी हम और कर्जा देंगे और आइंदा साल 3000 अरब रुपए वापस करेंगे। ये कैसे करेगी हुकूमत इस सूरत हाल में? देखिए इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए ना, अगर इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए तो लोकली, देखिए जो टोटल कर्जा है ना पाकिस्तान का लोकली, तो उसमें 77% हिस्सा सिर्फ गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट किसी तरह से इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक कम करे तो मेरे ख्याल में एक से आपको 300 अरब का फायदा होता है। तो आप अगर इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे तो आपको मेरे ख्याल में बोरिंग जो है वो सस्ती भी पड़ेगी। यानी कि मेन पॉइंट आपका इंटरेस्ट रेट को कम करना है, बेसिक पॉइंट खुरम साहब, राइटली पॉइंट लिखें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो ये है असल पॉइंट शेख साहब, इंटरेस्ट को कम करना। और हम यहाँ लगे हुए टैक्स वसूलियों के हदफ पर, तो आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। क्या आप गौर करेंगे उनकी चीज़ों पर? आपकी हुकूमत गौर करेगी? इकोनॉमिस्ट जितने भी अच्छे माहिर हैं। खुर्रम साहब की बात में बहुत खूबसूरत बात उन्होंने की है, आपने शायद नोट नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि प्राइवेट सेक्टर को आपको मोबिलाइज करना होगा, उसको एक्टिवेट करना होगा। बिल्कुल मैंने सुना। अभी तक हमारे जितने भी प्रीवियस था, जो अभी जो गवर्नमेंट है, मैं उसमें चाहता हूँ कि हमसे भी कोताहियाँ हुई होंगी। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ कि जब तक प्राइवेट सेक्टर को आप मोबिलाइज नहीं करेंगे, एक्टिवेट नहीं करेंगे, उसको पार्टिसिपेशन नहीं देंगे, उस वक्त तक हमारी इकोनॉमी आगे नहीं जाएगी। हम सिर्फ अगर ये करेंगे कि लोगों की जेब पर नज़र रखेंगे कि उसकी जेब में कितना है, मैं कितना निकाल सकता हूँ, कभी ये ना भूलेगा कि आप उसकी जेब से तो निकाल रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि उसके पास बच कितना रहा है, कि उसके पास घर जाने का किराया भी है कि नहीं है। ये कभी भी नहीं होना चाहिए। हम टैक्सेशन की तरफ तो नहीं जाते, लेकिन हमें वो इक्वली इंपॉर्टेंट जो एक एस्पेक्ट है जिसमें हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आए, जिसमें हम अपनी इकोनॉमी, जो आपने बात की है ना, मेरी समझ में नहीं आई शेख साहब। आप कह रहे हैं हम आवाम की जेबों से नहीं निकाल रहे। ये लीवी टैक्स हो गया, आपके बिजली के बिलों में टैक्सेस हो गए, आपकी सुई से लेकर हाथी तक टैक्सेस हो गए, आवाम की जेबों से तो वसूल कर रहे हैं आप लोग।
तो मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे, जो बात मैं पूरी कर रहा था वो मैं चाहूँगा कि आप उस पर ज़रा गौर करें। मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने अभी आपको एक फिगर्स फाइनेंस एडवाइज़र ने दी, आपने देखा उसके ऊपर जो रिएक्शन आप आज सारे मीडिया पे ये सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन एक चीज़ को कभी भी नहीं भूलेगा, जो गवर्नमेंट का इस प्रोग्राम है और वो ये है कि वो इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करना चाह रही है, वो प्राइवेट सेक्टर को मोबिलाइज करना चाह रही है, और हमारे मसाइल का हल ही यही है। कभी भी ये ना भूलें कि जब तक आप एक आइसोलेटेड कंट्री, एक जजीरे पे नहीं है कि आप सिर्फ अपने जजीरे में चीज़ें पैदा कर रहे हैं और आप कंज्यूम कर रहे हैं। आप 220 मिलियन लोगों की एक इकोनॉमी है और आपकी ज़रूरियात ऐसी हैं कि आपका यहाँ पे एक्सपोर्ट का होना, आपकी यहाँ पे इंडस्ट्री का होना आपके लिए वाइटल है। आपकी इकोनॉमिक सर्वाइवल ही इसी में है कि आप इंडस्ट्री को मोबिलाइज करें, इकोनॉमी को मोबिलाइज करें। जब तक आपको करना है, हम तो खुद ये बात करें, चले पॉइंट टेकन सर, राइट बिल्कुल आपको ये करना है, आपको करना होगा। मैं वही बात पूरी करना चाह रहा हूँ, देखिए गवर्नमेंट इसी के ऊपर आप देखेंगी कि हम जो लेके आ रहे हैं वो पॉलिसी ये लेके आ रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को हम इन्वॉल्व करें, उसको पार्टिसिपेशन का सेंस हो, वो आके यहाँ पे इन्वेस्ट करे, उसके लिए हम एक इन्वेस्टर्स को, बिल्कुल इन्वेस्टर्स को आपने बिल्कुल लेकर आना है। अब वो लेके कैसे आना है ये ज़ाहिर हम आगे भी सवाल करते रहेंगे, लेकिन वक्त की कमी है। मुर्तज़ा, ये जो बातें शेख साहब ने की, खुर्रम साहब ने की, आपको क्या लगता है वाकई हुकूमत की इंटेंशन है या फिर आपको नज़र नहीं आती ऐसे कोई इंटेंशन? बिल्कुल ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है। मैं 2-3 फिगर जो है मैं शेख साहब के गुज़ार करना चाहूँगा। बहुत शरीफ आदमी हैं और बड़े समझदार भी हैं, बड़े तहम्मुल मजाज हैं। शेख साहब के ज़रिए से ये बात तमाम लोगों तक पहुँचेगी। 3.7 ट्रिलियन हमारा टोटल बजट का जो वॉल्यूम था वो गुज़िश्ता साल से उस साल पहले था 2017-18 का, और उसके बाद हमने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने पहला बजट दिया उसकी जो थी 5.3 ट्रिलियन रुपीस, माफ़ कीजिएगा 5.3 ट्रिलियन रुपीस उसका हजम रखा गया। बाद में इसको रिवाइज किया गया। मुझे ये बताइए कि 3.7 ट्रिलियन से 5.3 ट्रिलियन तक गया तो कितने पैसे ऐड हुए इसमें, वो कहाँ से निकाले गए, कहाँ से निकाले जाएंगे? इस वक्त बजट का जो वॉल्यूम है, गुज़िश्ता साल का बजट जो है उसका वॉल्यूम था 5.5 ट्रिलियन, थोड़ा सा उसको उन्होंने रिवाइज कर लिया था, लेकिन इस वक्त जो एक्सपेक्टेड, जो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 7.3 ट्रिलियन रुपीस का बजट जो है वो पेश किया जाएगा। 7,000 से 75,000 बिलियन रुपीस तक का ये बजट होगा। मुझे ये बताएं कि ये अगर गुज़िश्ता साल 5.5 था तो 200 अरब रुपया कहाँ से आएगा? हफीज शेख साहब अपनी जेब से डालेंगे, आवाम की जेबों से निकालेंगे, कहाँ से लेंगे? आवाम की जेबों से निकालेंगे। मैं बता रही हूँ आपको जी, मैं बता रही हूँ आपको, अरबों से निकालेंगे, उनकी खाल नोच के निकालेंगे, और इस तरह ये जो है वो पूरा होगा। खैर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक शामिल करें, वापस आएंगे तो पेट्रोल का बहरान अभी भी बरकरार है, इसके पीछे क्या वजह है इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे कि 1 जून को जो हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में कमी की, उसके बाद से ही पेट्रोल नायाब हो गया। बेशतर पेट्रोल पंप्स ने पेट्रोल ही देना बंद कर दिया और एक मसनूई किल्लत पूरे मुल्क में हमने देखा कि पैदा हो गई। उसके बाद नोटिस लिए गए वज़ीर आज़म की जानिब से, और आज भी अदालत में समाअत हुई। उमर अयूब को बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि आपने तहकीकात कहाँ तक की हैं, तो वो उन्होंने तमाम तरह सूरत हाल भी वहाँ पर बताई। लेकिन असल मामला है क्या? क्योंकि वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि अगर ओगरा के लोग इसमें मुलव्विस हुए तो हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो इसी पर हम बात करेंगे। तर्जुमान ओगरा इमरान गजनफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले इंतहाई मासूम सवाल मेरा आपसे ये है कि जब पेट्रोल की कीमतें कम हुई तो ये पेट्रोल गायब किसने किया मार्केट से? देखिए, इसमें 4 वजूहात हैं। एक तो आप समझ लें कि पेट्रोल की कीमत जब कम होती है तो एक नॉर्मल ट्रेंड होता है कि लोगों की थोड़ी एपिटाइट बढ़ जाती है, तो वो बाइंग शुरू कर देते हैं। अच्छा, वो एक हफ्ता होता है जो ऑलरेडी फोर्स किया होता है, चलें। अब उसके बाद ये हुआ कि इसमें थोड़ी सी मीडिया में जब ये रिपोर्ट्स आई तो पैनिक बाइंग शुरू हो गई।
अब पैनिक बाइंग की जी, पेट्रोल खत्म हो रहा है तो लोगों ने रश किया, तो वो इमीडिएट स्टॉक वहां पे जो पेट्रोल पंप्स पे था वो खत्म हो गया। इसके पीछे एक और बड़ी जो वजह है वो ये है कि इस वक्त जो प्राइस थी जो अनाउंस की गवर्नमेंट ने, वो बहुत कम थी, और जो इंटरनेशनल मार्केट में रिफाइनरीज को या जो ओएमसीज को खरीदना पड़ रहा था वो महंगा था। तो अब हुआ ये कि गो के पाकिस्तान में स्टॉक 11 से 12 दिन का उस वक्त मौजूद था और आज भी 10 दिन का मौजूद है। अच्छा। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि हम तो लॉस में हैं तो हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके सप्लाई करेंगे। अब उससे पैनिक बढ़ गया और सप्लाईज जो हैं वो थोड़ी सी डिलेड हुई और वो पैनिक क्रिएट हो गया और लोगों को इनकन्वीनियंस हुआ। तो 4 चीजें हैं। एक तो ये है कि प्राइस, सेकेंडली जो पैनिक बाइंग। राइट सर, आपकी बात काट रही हूँ। राइट मैं आऊँगी इस पर, आपकी बात काट रही हूँ। आपने कहा कि प्राइस कम है, लेकिन आर्मी मंडी में जो कीमत है उससे तो फिर भी हम देखें तो ज़्यादा ही कीमत है अभी जो पेट्रोल की है। ये जो प्राइस कमी की आप बात कर रहे हैं कि जी ये प्राइस नहीं होनी चाहिए थी, प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए थी, जब ये फैसला हुआ इजलास में तो ओगरा ने तजावीज़ क्यों नहीं दी, ये इख्तलाफ क्यों नहीं किया गया कि जो कीमत कम की जा रही है ये इतनी नहीं होनी चाहिए थी? जी, इसमें मैं बताता हूँ। इसमें जब जो प्राइस डिटरमिन होती है वो एक फार्मूला है जो कि ईसीसी ने और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के थ्रू ये डिवाइस हुआ हुआ है। ईसीसी ने कहा कि ये फार्मूला है, तो ओगरा एक्ट्स जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर कि उसके ऊपर हम अपने पैरामीटर्स को लेके फ्लैट की प्राइस होती है। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि जो पीएसओ का कार्गो लास्ट इन हुआ वो थोड़ा डिलेड था और उसकी प्राइस बहुत कम थी। तो वो जब इन हुआ सिस्टम में तो ये फार्मूले के तहत वो प्राइस बहुत कम कंप्यूट हुई, तो इस वजह से वो प्राइस बहुत कम आई और ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने फिर उस पर स्टैंड लिया कि फार्मूला है वो उसके ऊपर प्राइस ही कोई नोटिफाई हो गई। इसके ऊपर कुछ ओएमसीज ने शोर भी मचाया, रिफाइनरी ने शोर मचाया कि नहीं जी प्राइस बहुत कम है, बट गवर्नमेंट ने ये कहा कि देखो आपको चलो अभी लॉस हो रहा है, आपके जेन्युइन मसाइल हम सुनने को तैयार हैं, लेकिन आप प्रॉफिट भी तो गेन करते रहे हो ना। सो दिस वाज द बैकग्राउंड के वो जो फार्मूले में जो लास्ट कार्गो पीएसओ का आया वो क्योंकि बहुत कम प्राइस का था तो प्राइस कम आपकी डिटरमिन हुई। यानी कि ये बात समझ में मुझे आ गई इमरान साहब कि ज़ाहिर खपत और मांग का मामला है, लेकिन आज उमर अयूब साहब ने अदालत में कहा है कि 30% फिर भी मांग जो है वो ज़्यादा है। जो लोग ज़खीरा अंदोजी कर रहे हैं, यहाँ पर ये सवाल उठता है उनके खिलाफ ओगरा क्या कार्रवाई कर रहा है? जी, हमने जब ये फोर्सी किया मई के एंड में तो हमने HTIP जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हमने कहा जाके आप इन्वेस्टिगेट करें। उन्होंने हमें रिपोर्ट दी और उसकी बेसिस पे हमने 6 कंपनीज को 3 कंपनीज को हमने HTIP की बेसिस पे किया, जिसमें शेल, टोटल और अटकल था। और मैं क्योंकि PM सिटीजन पोर्टल का फोकल पर्सन भी हूँ तो मेरे पास वहां से जो कंप्लेंट्स आ रही थी उनकी बेसिस पे हमने 3 मजीद कंपनीज को किया, जिसमें गो, हैस्कॉल और पूमा एनर्जी। इन 6 कंपनीज को हमने शो कॉज नोटिस किया। उसके नोटिस करने के बेसिकली शो कॉज वी आर अ क्वाज़ी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें कानून के तकाजों को मद्देनजर रखना होता है। अच्छा, चाहे इसमें ओगरा ही कसूरवार क्यों ना हो? ओगरा देखें, ओगरा कसूरवार कैसे हो सकता है उस पर भी हम डिबेट कर सकते हैं। ओगरा कसूरवार नहीं है। अच्छा, मैं बताऊं, अच्छा, आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव समझना है कि जो डिमांड एंड सप्लाई होती है ना, जो तलब और रसद है, उसमें ओगरा का ताल्लुक नहीं है। वो डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन। हर महीने एक मीटिंग होती है, प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग, जिसको चेयर करते हैं डायरेक्टर जनरल ऑयल पेट्रोलियम डिवीजन में। वो ये देखते हैं, उसमें सारी रिफाइनरीज भी होती हैं, सारी OMCs भी होती हैं, और वहाँ पे ये डिसाइड होता है कि ओके अगले महीने इतनी डिमांड होगी और ये आपने लोकल प्रोडक्शन लेनी है और ये इम्पोर्ट करना है। तो वो उनको फिर NOC जारी करते हैं जिन्होंने इम्पोर्ट करना होता है। हुआ ये कि रिफाइनरीज ने कमिट किया कि हम इतनी प्रोडक्शन करेंगे, OMCs ने कमिट किया हम इतना माल लेके आएंगे, लेकिन जब इनको ये पता चला कि प्राइस कम अनाउंस हुई है तो वहां पे 2-4 कार्गो स्लिप हुए और कुछ होल्ड हुआ, जिसके एविडेंस आ चुके हैं और उस पर कार्रवाई हो रही है। तो वहां पे ये जो सप्लाई चेन में डिसरप्शन आई। सही।
तो वो ओगरा का तो अगर है तो बिल्कुल लटका दे ओगरा को, लेकिन ओगरा इसमें डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है सही। डिमांड एंड सप्लाई का। बिल्कुल सही, पॉइंट टेकन, ये है पॉइंट टेकन। वक्त की कमी है इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें ओगरा का कोई कसूर नहीं है और आपने कार्रवाई भी शुरू कर दी है, शो कॉज नोटिस भी आपने दे दिए हैं। अब इंतज़ार है आवाम को कि कब ये नोटिस वाकई एक कार्रवाई की सूरत इख्तियार करेंगे। कार्रवाई ही ना सिर्फ होगी बल्कि पेट्रोल दस्तयाब होगा और सस्ते दामों ही होगा, जो कि वज़ीर आज़म ने कहा है। इस बात के हम मुंतज़िर हैं। खैर, प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपने अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।